गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी हमारी वीडियो आएंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पार्ट 6 जो हमारा बादल राग है उसके हम प्रश्नोत्तर आपको करवाएंगे। इसकी हमने व्याख्या आपको करवा दी है, तो इसके हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया विनाश की आतंक को कहा गया है, क्योंकि धन को चंचल कहा गया है। यह स्थायी नहीं होती है। पूंजीपतियों के धन शोषण, जो धन है वो शोषण से एकत्र किए गए हैं पूंजीपतियों ने। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अतः सामाजिक परिवर्तन के तहत उन्हें हमेशा शोषितों के विद्रोह एवं क्रांति की आशंका का ही भय बना रहता है। साथ ही प्रकृति आपदा से घबराते हैं कि कहीं उनका सब कुछ नष्ट ना हो जाए। सेकंड वाला, असनिपात से स्थापित उन्नत सत्य सत्यवीर कवि में किसकी ओर संकेत किया गया? असनिपात से स्थापित उन्नत सत सतवीर पंक्ति में पूंजीपतियों की ओर संकेत किया गया है। जिस प्रकार बिजली गिरने से ऊंचे ऊंचे गगन को चूमने वाली और चूमने की चाहत रखने वाली जो गगन चुम्बी वृक्ष हैं और पर्वत हैं वो गिरकर चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले धनवीर पूंजीपति क्रांति के बादलों के साथ आए बिजली के गिरने से उसके उनके धराशायी होने का होने पर उनका अहंकार क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। थर्ड देखते हैं, विप्लव रव से छोटे भी शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति का बिगुल। छोटे ही शोभा पाते ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्रांति का बिगुल बजने से पूंजीपति शोषक जो शासक हैं वर्ग उनका सिंहासन डोलने लगता है। क्रांति की विनाश लीला में शासक वर्ग का ही सब दांव पे लगकर बर्बाद हो जाता है, तब निम्न वर्ग को ही उन्नति और विकास का अवसर मिलता है। बादलों के आगमन, ये 4th नंबर है, से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। कवि ने वो द्वारा जो रेखांकित परिवर्तन ऐसे हैं। सबसे पहला, मूसलाधार वर्षा होना, गर्मी से तप्त धरती की प्यास बुझती है। जमीन में दबे बीजों में अंकुरण की आशा जगती है। बिजली की चमक से पर्वत वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। छोटे पौधे विकास और उन्नति करने लगते हैं। धरती में कीचड़ बढ़ जाता है और कमलों के खिलने के लिए प्रेरित करते हैं। किसान के खेतों में हरियाली आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों? पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुझे गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर मानवीय रूप पसंद आया है। इसमें आसमान को छूने की आकांक्षा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले पूंजीपतियों के लिए कहा गया है कि जो अन्य धनी लोगों से स्पर्धा कर और ज़्यादा धनी होने के प्रयास में लगे निम्न वर्ग का शोषण करते जाते हैं। सेकंड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। कविता में अग्रलिखित स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे कि सबसे पहला, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रस तरो, मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ये विप्लव के बादल, ये जीवन के पारावार। अब हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख, सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग से सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा
कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांटकर लिखें और बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, एक तो है दग्ध हृदय। हृदय के साथ दग्ध विशेषण लगाने से मन के संताप प्रकट हो गए हैं। दग्ध शब्द में शोषण के कारण झेली हुई यातनाएं सामने आ गई हैं। निर्दय विप्लव, तो इसमें निर्दय लगाया है, तो विप्लव के साथ निर्दय विशेषण लगाने से विनाश और अधिक क्रूर हो गया है। सुप्त अंकुर, सुप्त विशेषण अंकुरों की मिट्टी में दबी हुई स्थिति का घोतक है। घोर बज हुंकार, हुंकार के साथ घोर तथा बज विशेषण भयानकता का प्रभाव पैदा करता है। छत विछत, हत अचल शरीर, शरीर के साथ छत विछत और हत विशेषण दुर्दशा को व्यक्त करते हैं। प्रफुल्ल जलज, कमल के लिए प्रफुल्ल विशेषण की उसकी खिलावट को व्यक्त करता है कि खिलखिला रहा है, वो खिल रहा है। रुद्र कोश, कोश के लिए रुद्र विशेषण भरे हुए खजानों की ओर संकेत करता है। और भी हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, बादल राग कविता में प्रकृति के मानवीकरण के 3 उदाहरण समझाइए। बादल राग कविता की भाषा छायावादी है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसे सजीव मानव के रूप में क्रिया करते हुए दिखाया गया है। 3 उदाहरण इसके निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, तो जो छोटे पौधे को हंसता हुआ दिखाया गया है। दूसरा, सर से अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, यहाँ हरी घास और नन्हे पौधों को हंसते खिलखिलाते और बादलों को पुकारते दिखाया गया है। बादलों को रणतरी लाते गर्जन करते दिखाया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बादल राग कविता में कवि ने बादलों के बहाने क्रांति का आह्वान किया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति का स्वर। क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है, क्योंकि उसी की जो अधिकार हैं वो छीने जाते हैं। क्रांति से शोषक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म होते हैं और आम व्यक्ति को जीने के अधिकार मिलते हैं। उनकी दरिद्रता दूर होती है। अतः क्रांति की गर्जना से शोषित वर्ग प्रसन्न होता है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3rd वाला। विप्लव के बादल की घोर गर्जना का धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्यों? बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। विप्लव के बादल की घोर गर्जना सुनकर धनी वर्ग मृत्यु, विनाश और लुटने के भय से कांप रहा है। वह अपनी सुंदर स्त्री के अंग से लिपटा हुआ भी डर रहा है। उसका मुख ढांपना, उसका मुंह ढकना भयभीत मानसिकता का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किससे कहा गया है और क्यों? बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है और आम व्यक्ति को जीने के योग स्थिति मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। 5th नंबर का, बादल राग कविता के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बादल राग क्रांति की आवाज का प्रतीक है। यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार बादल अर्थात क्रांति घटित होने से छोटे पौधे अर्थात सामान्य जन को विकसित होने का अवसर मिलता है, इसलिए कवि बादलों को धराशायी बरसने का आह्वान करता है। यह शीर्षक मूल उद्देश्य के निकट है, इसलिए यह शीर्षक सार्थक शीर्षक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है? बादल राग कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है। यह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ, दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता हुआ, उन्हें समाज में
उचित स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जन क्रांति का रूप बताया है। इस जन क्रांति में धनी वर्ग का पतन होता है और छोटे वर्ग, मजदूर, गरीब, शोषित आदि का उन्नति होती है। 7 नंबर का बादल राग कविता के आधार पर बादल के विप्लवकारी स्वरूप का चित्रण कीजिए। बादल विप्लवकारी है, उनमें विध्वंस की पूरी शक्ति भरी हुई है। वे बार बार गर्जना करते हैं, मूसलाधार बारिश करते हैं और पहाड़ों पर निर्दय होकर बिजली गिराते हैं। उनका यह भयंकर रूप देखकर धनी मानी लोग कांप उठते हैं, अट्टालिकाएं हिल उठती हैं और नन्हे पौधे प्रसन्नता से नाच उठते हैं। बादल राग इसे 8 नंबर का है। बादल राग कविता में कवि ने बादलों के बहाने क्रांति का आह्वान किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। बादल राग कविता के बादल सामान्य बादल नहीं हैं, वे अमीर गरीब सबके लिए समान रूप ही बरसते हैं। वे अमीरों के लिए आतंक पैदा करते हैं और गरीबों के लिए आशा का संचार करते हैं। वास्तव में वे क्रांति के लिए तत्पर हैं। वे अमीरों के सुख वैभव को नष्ट करना चाहते हैं और धरती में सोए दबे कुचले अंकुरों को ऊपर उठाना चाहते हैं। सचमुच कवि ने बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है। ये कुछ वस्तुनिष्ठ हैं, तो इनको आप देख लेना। तो बच्चों, आज हमारा ये 6 लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको 7 लेसन लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि आपको हमारा लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। गुड बाय बच्चे।